हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी नीट लर्निंग। सो आज हम करेंगे माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो अब माइक्रोब्स कैसे बायोगैस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोबर गैस प्लांट को बायोगैस प्लांट कहा जाता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स जो मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे, ठीक है, लेक्चर 3, उसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के बारे में पढ़ा था जो कि STPs सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ हुए थे। तो मैंने बताया था कि उन्होंने क्या किया था, जब एनारोबिक बैक्टीरिया ने मिथानोबैक्टीरियम कंज्यूम किए थे एरोबिक फ्लॉक्स को, तो उन्होंने कुछ गैसेस जो है रिलीज़ किए थे, कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म किए थे। उसमें थी एक मीथेन, एक था H2S सल्फाइड गैस और एक था CO2, है ना, ठीक है। इससे बायोगैस बनती है, ठीक है, एक CH4, H2S और CO2, ये बायोगैस है एक तो, ठीक है। और क्या होती है, कुछ आर्के बैक्टीरिया आपको पता हो तो मिथानोजेंस, जिनको कहते हैं आर्के बैक्टीरिया को, कुछ आर्के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मिथानोजेंस कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। आर्के बैक्टीरिया कुछ गट ऑफ रूमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ आर्के बैक्टीरिया गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ आर्के बैक्टीरिया गट ऑफ रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट्स लाइक काऊ, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद, काऊ ना सेलुलोज खाती है, पता है आपको, ग्रास खाती है जिसमें सेलुलोज होता है। तो मैथिनोबैक्टीरिया क्या करता है, एक्ट करता है सेलुलोज पे। देयरफॉर बायोगैस इज प्रोड्यूस ऑल्सो गॉड। और आर्के बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज पे एक्ट करता है। सेलुलोज पे एक्ट करने के बाद क्या बनती है, बायोगैस बनती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिसको गोबर गैस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, CH4, CO2 और H2S नहीं H2। याद करते, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से H2S बनता है और इससे H2 बनता है, ठीक है। और CH4 क्या होती है, प्रीडोमिनेंट गैस होती है, प्रीडोमिनेंट। The product of biogas will depend on the raw material consumed और bacterium used। प्रोडक्ट क्या बनेगा बायोगैस का, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमने रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया और बैक्टीरियम क्या यूज़ किया, ठीक है। तो आप एग्जांपल देख ही सकते हो कि अब मैंने अगर इसमें सेलुलोज लिया, ठीक है, तो हमारा H2 बना है। और अगर हमने एरोबिक बैक्टीरिया इसमें कंज्यूम किए थे तो इसका H2S बना है, ठीक है। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ तक पढ़ लेते हैं हम। बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बायोगैस क्या है, एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ गैसेस है कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। प्रीडोमिनेंटली मीथेन का मतलब होता है डोमिनेंटली मीथेन, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबायल एक्टिविटी विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ये क्या होता है, माइक्रोबायल एक्टिविटी के थ्रू किया जाता है प्रोड्यूस, जो कि फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। यू मे हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट ड्यूरिंग growth and metabolism the type of gas produced depends upon the microbes and the organic substrates that utilize। समझो ध्यान से, आपको पता होगा जो माइक्रोब्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, और गैसेस के एंड प्रोडक्ट काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग उनकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के टाइम वो गैसेस एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कि गैसेस प्रोड्यूस किस पे डिपेंड करती है कि माइक्रोब्स क्या हैं, अपॉन माइक्रोब्स के कौन से हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल उन्होंने कौन सा यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। द एग्जाम्पल्स cited in relation to the fermentation of dough, ठीक है, cheese making, production of beverages, the main gas produced कौन सी थी, CO2। However, certain bacteria which grow anaerobically or on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2।
अब हमने कहा कि हमने चीज़ बना के देखा, डो बना के देखा, अल्कोहल का फॉर्मेशन देखा, सारी फॉर्मेशन देखा, इसमें सारे माइक्रोब्स की यूजेजेस देखी। सारे माइक्रोब्स सबसे मेनली क्या सिक्रीट कर रहे थे, सारे माइक्रोब्स मेनली सिक्रीट कर रहे थे CO2। बट हमने जब देखा सेलुलोजिक फाइबर वाले में देखा आर्के बैक्टीरिया में, तो आर्के बैक्टीरिया सेलुलोजिक फाइबर कंज्यूम करता है और क्या रिलीज़ कर रहा है, मीथेन सबसे ज़्यादा, CH4 सबसे डोमिनेंटली, और उसके बाद CO2 और H2। ठीक है। दीज बैक्टीरियाज कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस, ये वाले बैक्टीरिया को कलेक्टिवली मिथेनोजेंस कहा जाता है। वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज़ मिथेनोबैक्टीरियम। अब मिथेनोबैक्टीरियम भी एक कॉमन है, आर्के बैक्टीरिया की भी मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। These bacteria are commonly found in anaerobic sludge। अब मिथेनोबैक्टीरियम एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं। जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने देखा था, these bacteria are also present in the rumen। रूमन में भी प्रेजेंट होते हैं, अ पार्ट ऑफ स्टमक का पार्ट रूमन कहते हैं उसको। ठीक है। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। अब काफ़ी ज़्यादा जो सेलुलोजिक मटेरियल होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं कैटल के, ठीक है, इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, अब र्यूमन में प्रेजेंट होता है। अब र्यूमन में क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज की ब्रेक डाउन करवाते हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ठीक है। डू यू थिंक ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन अ फूड। आपको क्या लगता है ह्यूमन बींग्स के सेलुलोज को खाने में मतलब क्षमता रखते हैं, खाने की क्षमता रखते हैं? तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट में जाके बताइएगा प्लीज़। हाँ, मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगी, अगर मुझे जो कमेंट्स आएंगे मैं वो पिन करूँगी अच्छे कमेंट्स को, और देखते हैं कौन सही आंसर देता है। डज द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल। अब ये क्या करते हैं, खाते हैं सेलुलोजिक फाइबर खाते हैं। सेलुलोज खाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आर्के बैक्टीरिया जिसको मिथेनोजेंस कहते हैं वो र्यूमन में रह के उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करे। न्यूट्रिशनल वैल्यू कैटल में न्यूट्रिशनल रोल प्ले करता है एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दस द एक्सक्रीटा जो कैटल का एक्सक्रीटा द डंग होता है, जैसे काऊ का गोबर, मेनली हम काऊ के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इज़ रिच इन दिस बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया से भरा होता है। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। उनका जो डंग होता है जिसको गोबर कहते हैं उसको बायोगैस की तौर पे यूज़ किया जा सकता है, और वो बायोगैस को हम इसलिए गोबर गैस भी कहते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक। जो बायो अब एक मिनट मैं समझाती हूँ आपको कैसे बनाना है इसे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो गोबर गैस प्लांट है ना वो मेनली काम पे होता है विलेजेस में और रूरल एरिया में, ठीक है। अब दो एजेंसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इसके बारे में सबको बताने के लिए। IARI और KVIC। IARI और KVIC। IARI इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। इसका है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइटिंग में मत जाना प्लीज़। KVIC इज़ खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है, ये दोनों हो गई। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ये कैसे बनाते हैं गोबर गैस प्लांट।
ये देख रहे हैं, ये गोबर गैस प्लांट है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पे एक फ्लोटिंग कवर लगा होता है, ऐसे बनाया फ्लोटिंग कवर। अब क्या होता है, इसके अंदर हमने डाला CH4 डाल दी, CO2 डाल दी, प्लस H2 डाल दिया, और इसको हमने क्या किया, 10 to 15 फीट डीप चैम्बर बनाया है। सारा डीप चैम्बर है, 10 to 15 फीट नीचे है। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमने डाली गैसेस। अब यहाँ से क्या करते हैं, गोबर डालते हैं बीच में, और यहाँ पे बनती है गैस जब बनती है तो ये फ्लोटिंग कवर ऊपर को जाता है। ठीक है, और जो आउटलेट 1, दिस इज़ आउटलेट 1। आउटलेट 1 से गैस बाहर निकलती है, जो कि क्या करती है, घरों में यूज़ कर सकते हैं, इनफ्लेमेबल होती है, आप अपना स्टोव जला सकते हो उससे। और जो ये आउटलेट 2 है, इसमें से स्लरी बाहर निकलती है, जो कि फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ हो सकती है। ठीक है, अब फ्लोटिंग कवर राइज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस में जो है वो कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज़ हो सकती है। ठीक है, सो चलो अब आगे पढ़ते हैं। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक, जो कि 10 to 15 फीट डीप होता है, इन विच बायो वेस्टेज आर कलेक्टेड और स्लरी ऑफ डंक इज़ फेड। यहाँ से हमने डंक की स्लरी डाल ठीक है, और फ्लोटिंग कवर इज़ प्लेस्ड ओवर द स्लरी के ऊपर हम फ्लोटिंग कवर लगा देते हैं, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज़ प्रोड्यूस इन टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। और जो ये क्या कहती है, राइज होती रहती है जब तक जो है टैंक माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ में जो गैस प्रोड्यूस करता है उसके कारण ये राइज होती रहती है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू द पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू द नियर बाय हाउसेज। और एक पाइप कनेक्ट होती है जो कि क्या करती है, गैस सप्लाई करती है नियर बाय हाउसेज से। द स्पेंट स्लरी इज़ रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट। और जो स्लरी अब पानी निकल गया, स्लरी बची, स्लरी दूसरी साइड से निकलती है जो कि फर्टिलाइज़र के तौर में यूज़ हो सकती है। द कैटल डंक इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरियाज़ वेयर कैटल्स आर यूज फॉर अ वैरायटी पर्पसेस। अब जो कैटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में विलेजेस में प्रेजेंट होती हैं और उनको वैरायटी ऑफ पर्पसेस में यूज़ किया जा सकता है। सो द बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज़। The biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of biogas plant is shown in a figure 8.8 में बायोगैस प्लांट की फिगर शो की गई है। यहाँ पे डंग वाटर, ठीक है, ये गैस होल्डर होता है जिसमें H2S या फिर H2 डलती है। ठीक है, यहाँ पे स्लज है, ये डाइजेस्टर है, और यहाँ से गैस बाहर जा रही है। ठीक है, the technology of biogas production was developed in India mainly due to efforts of Indian Agriculture Research Institute और खादी एंड विलेज लिखा हुआ था ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इन दोनों की आप याद कर लेना फुल फॉर्म्स। ठीक है, इफ़ योर स्कूल इज़ सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर। आपका विलेज के पास स्कूल तो आप इंक्वायर कर सकते हो इसके बारे में। सो हम आखिरी 2 टॉपिक्स पर आ चुके हैं इस चैप्टर के। सो लेट्स रीड इट। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। जब आप इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि सॉइल पॉल्यूट हो जाता है, ग्राउंड की जो ग्राउंड के अंदर जो H2 होती है नीचे मिट्टी के अंदर, ठीक है, वो भी पॉल्यूट हो जाती है। एक्सेसिव केमिकल्स वहाँ पे जो मिट्टी में रह जाते हैं और वो एनिमल्स में एंटर भी कर जाते हैं बॉडी के अंदर, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल्स की बॉडी, जो भी वो खाता है उनकी बॉडी के अंदर ही केमिकल्स क्या है एंटर भी कर जाते हैं। ठीक है, और अनटारगेटेड और हार्मलेस इंसेक्ट्स भी साथ साथ मर जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स डालने के कारण। इंसेक्टिसाइड्स आपने सिर्फ एक ही चीज़ के लिए थोड़ा ना डाली है, सबके लिए डाली है, तो इसके कारण क्या है, मर जाते हैं बाकी भी। ठीक है, तो इकोसिस्टम भी इसके लिए अच्छा नहीं, इकोसिस्टम के लिए भी। ठीक है, सो फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो हेल्थ बढ़ेगी, इसलिए
क्या हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड हो जाना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच गुड। सो हम इसमें अब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है और क्यों वो अच्छी होती है। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मैथड्स। बायो कंट्रोल का मतलब होता है ऐसे बायोलॉजिकल मैथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स डिसीज एंड पेस्ट को रोकने के लिए और प्लांट डिसीज़ को। मॉडर्न सोसाइटी में दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय यूज़ ऑफ केमिकल्स, बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। अब क्या होता है कि कीड़े मकोड़ों की प्रॉब्लम को डील करने के लिए इन चीज़ों को डील करने के लिए आजकल की सोसाइटी में केमिकल्स डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं, पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं। दीज केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं और एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, और साथ साथ में हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, सॉइल को, ग्राउंड को, वाटर को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को और क्रॉप प्लांट्स को। आर सॉइल इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू आर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। अब वीड्स को रिमूव करने के लिए जो वीडिसाइड्स डाली जाती है उसके कारण भी हमारी सॉइल भी पोल्यूट होती है। अब क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस। Biological control and pest of diseases. In agriculture there is a method of controlling pest. एग्रीकल्चर में मेथड होता है जिसके कारण हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। डैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स। अब ये सब कुछ क्या होता है, नेचुरल प्रिडेशन पर डिपेंड करते हैं, किसी इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स पर डिपेंड नहीं करते। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ डैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प्स। एक की बिलीफ है एक ऑर्गेनिक फार्मर की, डैट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ही फर्दर हेल्प है। The more variety of landscape has, the more sustainable it is. ठीक है, जो मोर वैरायटी लैंडस्केप जिसमें उतनी ही सस्टेनेबल है। जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट, ठीक है, आर नॉट इरेडिकेटेड। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इरेडिकेट नहीं किए जाते, बट इंस्टेड कैप्ट एट मैनेजेबल लेवल पे रखे जाते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस के विद इन अ लिविंग ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम कॉन्ट्रेरी to the conventional farming practices which use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately. This is the holistic approach that seeks to develop an understanding in the webs of interacting between the myriads of organisms and constitute the field fauna and flora. So इसमें क्या कहा गया है कि जो है ना जो हम वीडिसाइड्स वगैरह जो डालते हैं उसके कारण जो यूजफुल इंसेक्ट तो मरते हैं, साथ में दूसरे इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं, जो कि अच्छी होलिस्टिक अप्रोच नहीं है ताकि हम डेवलपमेंट आगे ला सके, वेब्स को इंट्रैक्शन बिटवीन द मिराज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ। ये मतलब कि आपकी लग रहा है कि आपकी फ्लोरा एंड फोना के लिए ये चीज़ अच्छी है कि जो यूज़फुल है उसको भी मार दो, जो नॉन यूज़फुल है उसको भी मार दो, नहीं। तो ऑर्गेनिक फार्मर्स ने एक व्यू को समझा और क्या किया, इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्स एज पेस्ट इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिज़ायरेबल, फॉर विदाउट दैम द बेनिफिशियली प्रेडेटिव पैरासिटिक विच डिपेंड्स अपॉन दैम एज अ फूड और अ होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अब कहते हैं अगर हम अनडिज़ायरेबल को डिज़ायरेबल को मार देंगे तो जो उस पे एक कीड़ा है जो दूसरे कीड़े पे डिपेंड कर रहा है, उसको खा के अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसका क्या होगा, वो तो मर जाएगा, उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं लगा, वो भी मर जाएगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे साइकिल चलती जाएगी। दैट्स नॉट गुड। द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल। अब कुछ ऐसे बायो कंट्रोल मेजर्स को हम यूज़ करेंगे ताकि टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड से हमें छुटकारा मिल जाए। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है बायोलॉजिकल फार्मर्स अप्रोच, ताकि फैमिलियर बन सके वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहेबिट द फील्ड प्रेडेटर्स एज वेल एज पेस्ट। अब कहते हैं हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि जो यूज़फुल हैं वो नॉन यूज़फुल को ही खुद ही खा के मार दें, ठीक है। एंड देयर लाइफ साइकिल्स पैटर्न्स ऑफ फीडिंग द हैबिटेट्स दे प्रेफर दे विल हेल्प एंड अप्रिशिएट ऑफ बायो कंट्रोल। द वेरी फैमिलियर बीटल जो कि रेड और ब्लैक मार्किंग्स की जिसको लेडी बग कहा जाता है, वो क्या करती है, ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स। अब वेरी फैमिली बीटल्स, लेडी बग और ड्रैगन फ्लाइज यूज़फुल है ताकि हम एफिड्स और मस्कीटोज़ जो कि फील्ड में होते हैं उससे छुटकारा पा सके। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्रोल बटरफ्लाइज
कैटरपिलर्स के लिए हम एक बैक्टीरिया जिसको बैसिलस थरिंजियनिस कहते हैं, written as BT. These are available in the sachet or dried spores which are mixed with the water and sprayed in vulnerable plants such as brassicaceae, fruit trees, where these are eaten by the insect larvae. आप समझ पा रहे होंगे लेडी बग्स और बीटल्स क्या करती हैं, ईट करती हैं एफिड को, गेट फूड नो केमिकल्स। उनको क्या कहते हैं, लेडी बग्स को तो फूड मिल जाता है और केमिकल्स भी नहीं यूज़ होते, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, हमारे ड्रैगन फ्लाई क्या करते हैं, वो मॉस्किटो को खा जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका निकाला IPM ने, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ने। और बटरफ्लाई कैटल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, बैक्टीरिया बैसिलस थरिंजियनिस जिसको BT कहा जाता है, वो अवेलेबल होता है सैशे में, जिसको स्प्रे करना होता है इन गट ऑफ लार्वे के गट के अंदर टॉक्सिन इज़ रिलीज एंड द लार्वे गेट किल्ड। अब इसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण जो लार्वा होता है उसके गट के अंदर टॉक्सिन रिलीज होते हैं और वो मर जाता है। द बैक्टीरियल डिसीज़ कैटरपिलर्स को भी मार देता है, बट लीव देयर इंसेक्ट्स हार्म, बट बाकी इंसेक्ट्स जो यूज़फुल होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड्स और सो, द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड डी थरिंजियनिसिस टॉक्सिन genes into plants. Such plants are resistant to attack by insects. Pest BT cotton is one of the example, which is being cultivated in some states of our country. You will learn more about in the chapter 10. ठीक है, chapter 10 जो कि आपका हुआ है ना, वो प्रिंसिपल्स वाला, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। A biological control being developed for use in the treatment of plant, ठीक है, disease in the fungus trichoderma. A biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मतलब यही वीडियो दोबारा से शुरू, इसमें आवाज़ कट गई थी। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो डेवलप की जा रही है ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। एक ऐसा बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसमें एक प्लांट डिसीज़ को क्योर करने के लिए फंगस ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो थी वो फ्री लिविंग फंजाई होती है, जो काफ़ी ज़्यादा रूट इकोसिस्टम्स में कॉमन होती है। ये इफेक्टिव होती है बायो कंट्रोल एजेंट्स में, जो कि सेवरल प्लांट पैथोजेंस बायो कंट्रोल एजेंट होती है जो कंट्रोल करते हैं सेवरल प्लांट पैथोजेंस को। दो जो बैक्यूलो वायरस होता है पैथोजेंस दैट अटैक्स इंसेक्ट्स को और अदर आर्थ्रोपोड्स को, द मेजॉरिटी ऑफ यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस। These viruses are excellent candidates for the species-specific narrow-spectrum insectual applicants. They may have been shown to have no negative effects on plants, mammals, birds, fish, or even on non-targeted. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid overall integrated pest management (IPM) program, or when an ecological sensitive area is being treated. सो दिस इज़ ऑल। उसके बाद हम बायो फर्टिलाइज़र्स वाला अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। क्या ऐसा करते कर ही लेते हैं। सो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र, हमारे प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल्स के साथ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। जो कि हम केमिकल फर्टिलाइजेशन यूज़ करते हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। अब एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो इस पॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers. अब हमें पता चला है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण ही है। लार्ज प्रेशर है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जो फार्मर्स होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच कर देना चाहिए, जो कि यूज़ क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी के लिए अच्छे होते हैं सॉइल के लिए। द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यू हैव स्टडीड
about the nodules in the root of leguminous plant formed by symbiotic association of rhizobium. आपने पढ़ा होगा जो नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसका नोड्यूल्स जो है वो किस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं राइजोबियम के साथ। दीज बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट। अब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स में ताकि ये प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाए, और अदर बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है एजोस्पिरिन, पेरिलियम और एजोटोबैक्टर, दस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, ताकि जो नाइट्रोजन कंटेंट है नाइट्रोजन इनरिच कर दे, कंटेंट है वो सॉइल में बढ़ा दे। अब जो फंजाई हैं जिसको हम फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट माइकोरिज़ा के साथ जो आपने पढ़ा है सब चैप्टर्स में कुछ, मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म्स माइकोरिज़ा। The fungal symbiotic in these association absorbs phosphorus from soil, passes it to the plant. Plant having such association show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity or drought, and an overall increase in the plant growth and development. Can you tell what advantages the fungus and it derives from the association? साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। साइनोबैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen. साइनोबैक्टीरिया में उन्होंने कहा है कि एक ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाए एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जो कि क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसमें आगे एनोबेना, नोस्टॉक। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मटेरियल टू द सॉइल एंड इंक्रीजिंग फर्टिलिटी। Currently in our country a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use this regularly in the field to replenish soil nutrition and to reduce dependence and chemical fertilizers. ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो ये बायोकेमिकल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स इनको यूज़ करते हैं ताकि रिप्लेस कर सके अपनी डिपेंडेंस को केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स पर। सो गाइज आपको आई होप सो समझ आ गया होगा आप सबको। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था एक तो बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया का यूज़ क्या हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा कि नोड्यूल्स, आपने पढ़ा इधर की नोड्यूल्स इन द लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं ऑफ राइजोबियम की। अब इसमें क्या करते हैं, राइजोबियम बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं, लेग्यूमिनस। ठीक है, प्लांट के साथ जो कि क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, हमने पहले पैराग्राफ में ये पढ़ा। उसके बाद फ्री लिविंग, जैसे कि ये दो बैक्टीरियाज भी नाइट्रोजन कंटेंट को फिक्स करने में हेल्प करते हैं ताकि सॉइल की जो नाइट्रोजन कंटेंट है बढ़ जाए। और जो आप एक चीज़ नोटिस करोगे जो बैक्टीरिया में है वहाँ पे एजो लिखा हुआ है दोनों में एग्जाम्पल्स में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फंजाई आर ऑल्सो टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। अब फंजाई क्या करती है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोरिज़ा के साथ बनाती है। अब हम लिख सकते हैं फंजाई विद माइकोरिज़ा। जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोरिज़ा। ठीक है, और साइनोबैक्टीरियम, या आप अपनी वाला अच्छे से पढ़ सकते हो। साइनोबैक्टीरियम में हमने बोला था ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं जो भी नाइट्रोजन फिक्स में हेल्प करता है। ठीक है, और फंगल का हमने बता दिया। एसोसिएशन क्या करता है, फॉस्फोरस को फ्रॉम सॉइल और पास टू द प्लांट, एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस सॉइल से और पास करता है इनको प्लांट में। प्लांट जो ऐसे एसोसिएशन बनाते हैं अदर बेनिफिट्स भी, जैसे रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजन से बच जाते हैं, टॉलरेंस इन सैलिनिटी और ड्रॉट में, और ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। ठीक है, और ये वाला भी हमने बता दिया एटमॉस्फेरिक, और
पैडी फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक ऑर्गेनिक मैटर होती है जो क्या करता है, फर्टिलिटी बढ़ाती है। करंटली इन आवर कंट्री काफ़ी ज़्यादा बायो फर्टिलाइज़र का मशीनरी अवेलेबल है। ये वाला सारा पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पे सिर्फ हमें ये लिखा था कि बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसमें जो फंजाई है वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, रूट बॉर्न पैथोजन से बचाता है, ड्रॉट से बचाता है और टॉलरेंस करने में हेल्प करता है प्लांट की सैलिनिटी में भी और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है। साइनोबैक्टीरियम एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स करता है। साइनोबैक्टीरियम एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है पैडी फील्ड में। अब ब्लू ग्रीन एल्गी ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करके उसकी फर्टिलिटी बढ़ाती है और करंटली हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फार्मेसी सब कुछ यूज़ करते हैं। सो आज चैप्टर इज़ कंप्लीट। आप इसकी समरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से एनसीईआरटी से। आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर करके मज़ा आया होगा। अगर आपको ये पूरा चैप्टर कर मज़ा आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना, फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। ऑल द बेस्ट।